नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कितनी हैं, कौन कौन सी अनुसूची है और डिटेल में सारी जानकारी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो हमारी स्पेशली अगर बात की जाए तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर से जो आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुसूचियों से लगभग हर बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन बनता ही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही ग्रुप डी की कंप्लीट जीके जीएस की तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो अब देर नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में मैंने बताया हुआ है अनुसूचियों के बारे में, तो थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकती है, इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले शुरू करने से पहले, अनुसूचियों के ऊपर जाने से पहले हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान से छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आप सभी को यहाँ पे पता होगा कि भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको मैं बस ब्रीफ कर रहा हूँ। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे जाइए, जुड़ के वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी PDF को। यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको पता होगा। सिंपल सी चीज़ है कि भारतीय संविधान जो है वो लिखित संविधान है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अगर कोई पूछता है कौन सा है तो भारतीय संविधान है। और अगर आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, पिता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इन्होंने ही भारतीय संविधान का निर्माण किया था। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था और हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको पता ही होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बचपन में ये पढ़े होंगे आप। तो 26 जनवरी 1950 को आपको पता है कि भारतीय संविधान लागू किया गया था। और 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस इसकी वजह से मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हर साल 26 जनवरी को, वो 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट किया गया था। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है, अब देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पे ये नहीं पता होगा कि अगर आपसे पूछा जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर को हमारा संविधान 1949 में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था और संविधान सभा द्वारा उसको पारित भी कर दिया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 जनवरी 1950 से 2 महीने पहले 26 नवंबर को ही संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान पारित कर दिया गया था। इसी कारणवश 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब पता हो गया होगा आप लोगों का, एक क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। और कम लोगों को ही जानकारी होगी कि जो मूल संविधान था, आप धीरे धीरे हम बढ़ते हैं अनुसूचियों की तरफ। जो हमारा मूल संविधान था, जो हमारा बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उसमें टोटल हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी। अगर आपसे पूछेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि जब हमारा मूल संविधान था उस समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अगर ये पूछता है कि वर्तमान में या फिर संविधान में हमारे प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी कि क्या है, 4 से 12 हो गए, यानी कि 4 अनुसूचियाँ कहीं ना कहीं कभी ना कभी जोड़ी गई हैं भारतीय संविधान में। ठीक है दोस्तों, ये पता चल गया। पहले 8 थी, अब 12 हैं, यानी कि 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। और वो कब कब जोड़ी गई, अब देख लेते हैं इसको भी। भारतीय संविधान में भारत के संविधान में कब और किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचियों को जोड़ा गया। अब कोई अनुसूची अगर जोड़ी जा रही है भारतीय संविधान में, तो उसमें कोई न कोई संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तभी कोई अनुसूची जोड़ी जा सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 9वीं अनुसूची, जो हमको आपको पता है कि 8 अनुसूची तो हमारी पहले से ही थी मूल संविधान में। 9वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। जो हमारे संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था, उसी के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब क्यों जोड़ी गई थी और क्या था इसका कारण, ये आगे हम डिस्कस करेंगे 9वीं अनुसूची जब पढ़ेंगे तो। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में। कब जोड़ी गई? आपका 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में। यानी आप ध्यान से देखेंगे तो पहले संविधान संशोधन और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं और 10वीं संविधान यहाँ पे अनुसूचियाँ जोड़ी गई। कब? 1951 और 1985 में। आप देख सकते हैं कि 34 साल के अंतर्गत आपके एक संविधान संशोधन से 52वें संविधान संशोधन तक हम पहुँच गए। तो याद रहेगा, पहले संविधान संशोधन से हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1985 में जोड़ी गई। और पहली कब जोड़ी गई थी? 1951 में जोड़ी गई थी। उसके बाद 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई?
73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि 11वां संविधान संशोधन जो था वो एक्ट 1992 के तहत जोड़ा गया था, लेकिन जोड़ा कब गया था? ये आपका जोड़ा गया था 1993 में, याद रखिएगा। 24 अप्रैल 1993 को जोड़ा गया था आपका 11वां अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये मत समझिएगा कि ये 1992 में जोड़ा गया था, ये एक्ट का नाम है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था 1993 में, 24 अप्रैल 1993 को 11वां संविधान संशोधन। उसी तरीके से 12वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? 12वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ये भी जोड़ा गया था आपका 1993 में। 1 जून 1993 को ये जोड़ा गया था, याद रखिएगा। तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी 1993 में। एक्ट जो था वो पारित हुआ था 1992 में, इसलिए इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 कहा जाता है और 74वां संविधान संशोधन 1992 कहा जाता है, याद रखिए, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो याद हो गया। 9वां 1951 में पहली संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। अब एक एक अनुसूची हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पहली अनुसूची क्या है, उसके अंदर कब जोड़ा गया, ये सारी चीज़ें। तो देखिए पहली अनुसूची है, इसमें भारतीय संघ के घटक। अब भारतीय संघ का घटक कौन कौन होगा? भारत के राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है इनका उल्लेख है किसमें? पहली अनुसूची में। प्रथम अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 तथा 4 में है। ये आपसे पूछ सकता है कि जो पहली अनुसूची है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 1 में है और 4 में है, याद रखिएगा। जैसे वर्तमान भारत की पहली अनुसूची में आपको पता है इसमें प्रेजेंट में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव एक ही आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपसे अगर इस अनुसूची से क्वेश्चन पूछता है तो ये बनता है आपका 69वां संविधान संशोधन, जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया है। आपको पता है कि जो भी राज्य से रिलेटेड चीज़ें होंगी और केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें होंगी, उनके अधिकार क्षेत्र से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो आपका पहली अनुसूची में आएगा। इसी में आपका संविधान संशोधन हुआ 69वां। ये आपके दिल्ली जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। 69वें संविधान संशोधन के तहत ये किया गया। उसके बाद आपको पता है अभी जल्दी ही जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके आपका राज्य का दर्जा ख़त्म करके उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया। और उसके बाद 2014 में आपको पता है 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था आपका तेलंगाना। ये भी आपका प्रथम अनुसूची को प्रभावित करने के बाद ही यहाँ पे बनाया गया था इसको। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 29वां राज्य लिखा गया, यहाँ पे 28 राज्य हैं। तो आपको पता है जब 2014 में ये बना था तो 29वां राज्य था। उस समय जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अभी आपका जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पे 28 राज्य हो गए हैं। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। दूसरी अनुसूची है, देखिए भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो है वो जो पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, ये सारे जो लोग हैं इनके यहाँ पे इनके शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है, ठीक है। इनके वेतन के बारे में बताया गया है, इनके वेतन के बारे में बताया गया है। इनके वेतन भत्ते और जो तीसरी अनुसूची उसमें शपथ के बारे में है। दूसरी अनुसूची में यहाँ पे पेंशन और भत्ते के बारे में बताया गया कि वेतन भत्ता कैसे दिया जाए, कितना दिया जाए, उनका प्रावधान कैसे कैसे है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो विभिन्न पदाधिकारी हैं जैसे आपको देख लीजिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, CAG, ये सारे लोग जो हैं उनके वेतन और पेंशन के बारे में बताया गया है दूसरी अनुसूची में। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भारत के महान्यायवादी होते हैं और महाधिवक्ता होते हैं, इनके जो आपके वेतन हैं, वेतन भत्ते, इनका जो निर्धारण करता है वो संसद नहीं करता है, वो करता है राष्ट्रपति, इनके वेतन भत्ते का निर्धारण। और महान्यायवादी और महाधिवक्ता का जो वेतन है उसको रिटेनर कहा जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति और यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो वेतन दिया जाता है उसको उपलब्धियाँ कहा जाता है। याद रखिए ये चीज़ें, क्वेश्चन अच्छा है, बन सकता है कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता का वेतन कौन निर्धारण करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है।
महाधिवक्ता और महान्यायवादी के वेतन को क्या कहते हैं? तो रिटेनर कहते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन को क्या कहते हैं? तो उपलब्धियां कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए तीसरी अनुसूची आता है जहाँ पे आपके शपथ ग्रहण की बात की गई है। संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ ग्रहण की यहाँ पे तीसरी अनुसूची में उसका प्रावधान है। संक्षेप में अगर कहा जाए इसको तो तीसरी अनुसूची में तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ से संबंधित है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का जो शपथ है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 60 के तहत है। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है वो है, प्रारूप यहाँ पे डिसाइड किया गया है। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल के जो शपथ ग्रहण है उसका प्रारूप दिया गया है। तो राष्ट्रपति का 60वां अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति का 69वां अनुच्छेद और राज्यपाल का 159वां अनुच्छेद है। याद रखिएगा। शपथ हो गया। अब चौथी अनुसूची की तरफ चलते हैं। चौथी अनुसूची में देखिए यहाँ पे देखिए लिखा गया, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों यानी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का निर्धारण किया गया है। यहाँ पे चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा की सीटें होती हैं विभिन्न राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में उसका निर्धारण किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य से राज्यसभा की जो सीटें वो कितनी होंगी। चौथी अनुसूची का उल्लेख जो अगर यहाँ पे कहा जाए तो आपका अनुच्छेद 4A और 80B में है। ठीक है, 41 और 82 में किया गया है संविधान की चौथी अनुसूची का यहाँ पे उल्लेख। किससे रिलेटेड है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी सीटें होंगी, इससे रिलेटेड चौथी अनुसूची है। अब देखेंगे पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में देखिए लिखा गया यहाँ पे, पाँचवीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल कास्ट के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। पाँचवीं अनुसूची जो है वो SC और ST के जो क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा, देख रेख कैसे होगा, उसका उल्लेख कहाँ किया गया? पाँचवीं अनुसूची में किया गया है। यह क्षेत्र भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं। आपको पता है कि विभिन्न क्षेत्रों में SC ST क्षेत्र फैले हुए हैं, तो इनके आपका प्रशासन कैसे होगा, इनका नियंत्रण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे पाँचवीं अनुसूची में इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब छठवीं अनुसूची देख लीजिए। छठवीं अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों में जनजातियाँ हैं, आपको पता है काफ़ी राज्यों में, लेकिन छठवीं अनुसूची में इन 4 राज्यों की जो जनजातियाँ हैं उनकी प्रशासन और का प्रावधान के बारे में इसमें बताया गया है। चारों राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद कैसे कर सकते हैं? ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन शब्दों को आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। जो भी बनेगा मैं आप लोगों को ट्रिक बताता चलूँगा, भूलेंगे नहीं जिससे आप। तो छठवीं अनुसूची में, पाँचवीं अनुसूची में SC ST के आपको प्रशासन कैसे किया जाए इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। छठवीं अनुसूची जो है वो 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन राज्यों में जो जनजातियाँ हैं उनके प्रशासन का प्रावधान कैसे किया जाए इसके बारे में लिखा गया है। अब आता है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में यहाँ पे देखेंगे तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आपको पता है कि कुछ शक्तियाँ राज्य के पास होती हैं, कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, कुछ सब्जेक्ट की शक्तियाँ आपका राज्य और केंद्र दोनों मिल के डिसाइड करते हैं क्या होगा कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सातवीं अनुसूची में है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आपको पता है, नाम सुने होंगे। 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब जिस पे निर्धारण केंद्र सरकार करेगी, राज्य सूची मतलब जिस पे राज्य का अधिकार होगा जिस सूची पे, और समवर्ती सूची जिस पे राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होगा, जिस पे निर्णय दोनों मिल के लेंगे। तो संविधान की 7वीं अनुसूची मतलब शक्तियों का बंटवारा। किन किन शक्तियों का बंटवारा हुआ है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। अब आता है संविधान का हमारा 8वां अनुसूची। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और हमारे जो मूल संविधान में जो 8 अनुसूची है उसमें ये अंतिम अनुसूची है। इसके बाद जो अनुसूची आएगी 9, 10, 11, 12 वो संविधान के मूल प्रति में नहीं था, वो उनको बाद में जोड़ा गया 51 में, 85 में और 93 में। तो 8वीं अनुसूची में देखिए क्या है। संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची 8वीं अनुसूची है और आपकी परीक्षा में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। 8वीं अनुसूची में अगर डायरेक्ट आपसे पूछता है कि क्या है यहाँ पे क्या लिखा गया, तो भाषाओं के बारे में लिखा गया। भाषाओं का उल्लेख है कि भारत में कौन कौन सी भाषाएँ हैं, मूल भाषाएँ कितनी थी, अब कितनी भाषाएँ, ये सारी चीज़ें।
तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में अगर पूछे तो भारत में के संविधान में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। और अगर मूल संविधान, जैसे कि आपको पता है कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 12 अनुसूची हो गई अभी प्रेजेंट टाइम में, उसी तरीके से मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब वाले जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी जो संविधान है उसमें 22 भाषाएं हैं, यानी कि टोटल 8 भाषाएं मूल संविधान से अब तक जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो कब जोड़ी गई, कितनी भाषाएं जोड़ी गई, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1967 में 21वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 15 भाषाएं हो गई, एक भाषा जुड़ गई, पहले 14 थी अब 15 हो गई। फिर उसके बाद 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जो कि आपकी गोवा में बोली जाती है, इसको जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में। फिर 1992 में, 71 में, आपको पता है कि 1993 में आपका 73वां संविधान संशोधन और 74वां हो गया था। तो उसके पहले आपका कौन सा संविधान संशोधन होगा, 71वां ही तो लगभग होगा। और 1993 से पहले कौन सा सन आएगा, 1992। तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में हुआ। इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया, यानी कि 15 और 3 अब 18 भाषाएं हो गई 1992 में। उसके बाद 1992 के बाद 2003 में 52वें संविधान संशोधन। कैसे याद रखेंगे सर, तो आपको बस 2 याद रखना है, 21वां संविधान संशोधन और 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन और 21वां संविधान संशोधन अगर दोनों को ऐड कर दीजिए तो 71 और 21 कितना आ जाएगा, 92। याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ट्रिक बताते रहना चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में। फिर 1992 में आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। तो ये हो गए आपके 18 यहाँ पे भाषाएं हो गई। उसके बाद 52वें संविधान संशोधन में 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं, मैथिली जो कि आपको पता है बिहार की भाषा है, बोडो नागालैंड और असम में बोली जाती है, डोंगरी हिमाचल प्रदेश और जम्मू में बोली जाती है, और संथाली जो कि झारखंड के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। तो 4 भाषाएँ जहाँ पर जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। तो टोटल हो गई 18 और 4 22, यानी कि 8वीं अनुसूची में आपकी अब प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं हैं। तो याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अब आते हैं जो हमारे मूल संविधान में हमारे अनुसूचियां नहीं थी, अब जोड़ी गई हैं बाद में। तो वो है जोड़ी गई पहली अनुसूची है 9वीं अनुसूची। संविधान की 9वीं अनुसूची संविधान के पहले संविधान संशोधन, आपको पता है स्टार्टिंग में मैंने बताया था 1951 के तहत जोड़ी गई थी। अब यहाँ पे क्यों जोड़ी गई थी, क्या था इस अनुसूची के अंतर्गत, तो इस अनुसूची के अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है। आपको पता है पहले जमींदारी प्रथा थी, उसको इस अनुसूची के तहत खत्म कर दिया गया। ठीक है, खास बात यह है कि 9वीं अनुसूची शामिल विषयों को, जो इसमें जो विषय शामिल है 9वीं अनुसूची में, उसको न्यायालय में चुनौती आप नहीं दे सकते हैं। इसका अधिकार आपके पास नहीं है कि उसका, आपकी ज़मीन, आप जमींदार थे, आपकी ज़मीन गवर्नमेंट ले रही है तो उसके लिए आप न्यायालय में जाइए, ऐसा अधिकार नहीं है आपके पास। तो इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी यहाँ पे विषय शामिल है उसके अंतर्गत आप न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। और इस अनुसूची में 284 अधिनियम शामिल है और इस अनुसूची का उल्लेख आर्टिकल 31B में किया गया है। 9वीं अनुसूची समझ गए, संपत्ति का अधिकार यानी कि जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई, पहले संविधान संशोधन में यही किया गया था 1951 में। उसके 10वीं अनुसूची क्या थी, ख़त्म करने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि वही पहले बड़े बड़े ज़मींदार थे, वो ज़्यादातर ज़मीनों पे कब्जा करके रखे थे और बहुत से लोगों के पास कुछ भी ज़मीन नहीं था। तो इस प्रथा के तहत लोगों को, ज़मींदारों से ज़मीन छुड़ा के लोगों में ज़मीन दी गई लोगों को। 10वीं अनुसूची क्या है, 52वें संविधान संशोधन, आपको मैं स्टार्टिंग बताया था 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है, किसमें, 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि अगर आप पार्टी छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में जा रहे हैं तो आपके पास 2/3 बहुमत होना चाहिए, नहीं तो आपकी सदस्यता आपको निष्क्रिय कर दी जाएगी। अब आता है 11वीं अनुसूची। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। संविधान संशोधन जो 73वां है उसका पूरा नाम 73वां संविधान संशोधन 1992 है, लेकिन जोड़ा कब गया, 24 अप्रैल 1993 को।
11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है, यानी कि पंचायत कैसे होंगे, उनका कार्य क्षेत्र क्या होगा, इसके बारे में 11वीं अनुसूची में इसको बताया गया है। 11वीं अनुसूची में अगर आपसे विषय पूछता है, क्योंकि पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ, 29 विषय शामिल है टोटल। 73वें संविधान संशोधन में जो कि 1993 में लागू किया गया, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। अब आता है हमारी अनुसूची का 12वां हिस्सा, 12वीं अनुसूची, हमारा अंतिम अनुसूची, संविधान की 12वीं अनुसूची 74वीं संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ा गया। 1 जून 1993 को ये जोड़ा गया था। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय शासन यानी 73वें संविधान संशोधन यानी कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज जोड़ा गया था, लेकिन 74वें संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया है। पहले तो गाँव का किया गया, उसके बाद शहर का किया गया है, ठीक है। और इसमें आपका नगर पालिकाओं के पास 12 विषय शामिल हैं, 18 विषय, 29 विषय ग्राम पंचायत के पंचायती राज में, 18 विषय आपका नगर पालिका में। तो ये हो गए पूरे 12 के 12 अनुसूची। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, और थोड़ा सा और देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है। वैसे मैं अनुच्छेद के बारे में जब पढ़ाऊँगा तो ये भी पढ़ा दूँगा। तो यहाँ पे देखिए, जब भारत का प्रस्तावना था, भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द कहाँ से लिया गया? फ्रांस की क्रांति, जो कि आपकी हुई कब थी? 1779 ईस्वी में। आपको पता है दुनिया की सबसे पहली क्रांति फ्रांस की क्रांति कही जाती है 1779 ईस्वी में, 1789 में, 1789 में किया गया था क्रांति फ्रांस का। और इससे जो शब्द लिए गए थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिया गया था। लेकिन आपका जो 42वां संविधान संशोधन है, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, छोटा संविधान कहते हैं, किसको कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, छोटा संविधान कहते हैं। 1976 में संविधान संशोधन किया गया था ये 42वां। इतना इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा चेंजेस किए गए थे कि इसको छोटा संविधान ही कहते हैं। इसमें 3 शब्द और जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन से शब्द भारत के प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी पार्टी से आप याद रख सकते हैं। पंथनिरपेक्ष यानी किसी भी धर्म को न मानने वाला, इस तरह से याद कर सकते हैं। अखंडता यानी कि यूनिटी, इससे याद रख सकते हैं आप। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोगों के लिए यहाँ पे PDF बनाया जाता है और इतनी मेहनत की जाती है, जिससे आप लोगों को मैं एक एक टॉपिक जो भी मैं बताऊँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं बताता हूँ आप लोगों को, जिससे एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जल्दी ही रोशन की क्लास की वेबसाइट आप लोगों के सामने होगी, जिससे आप लोगों की और हेल्प हो सकेगी। और डेली बेसिस पे कंप्लीट ग्रुप डी की तैयारी करनी चाहते हैं अगर आप लोग टॉपिक बाई टॉपिक, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।